SF530 ऑडिट सैम्पलिंग, इस पे के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क, या फिर while planning the audit of S Limited you want to apply sampling technique, what are the risk factor you should keep in mind। मतलब सैम्पलिंग रिस्क क्या है। ओके तो आपको हमें बताना है कि सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करते वक्त सैम्पलिंग रिस्क क्या ध्यान रखनी है। तो सैम्पलिंग रिस्क क्या है, बेसिकली आपको लिखना है एज पर SF530 सैम्पलिंग रिस्क इज द risk that the auditor conclusion based on the sample may be different from the conclusion if the entire population were subject to same audit procedure। अगर एंटायर पॉपुलेशन का हम लोग ऑडिट करेंगे तो अलग कंक्लूजन आएगा, लेकिन सैम्पल पे हम जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो अलग है। तो ये सैम्पलिंग रिस्क है। सैम्पलिंग रिस्क 2 टाइप की होती है। अब ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं मेरे एक शॉर्ट नोट से बता देता हूँ, समझने के लिए इजी जाएगा, आंसर सेम है। ओके तो ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है सैम्पल के बेस पे, ये सैम्पलिंग रिस्क है। सो अगर ऑडिटर ने बोला कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव लेकिन एक्चुअली में कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, या फिर उसने बोला कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट लेकिन एक्चुअली में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट थे, ये दोनों कंक्लूजन कब कंफर्म हुए, जब आपने 100% पॉपुलेशन पे ऑडिट किया। ओके और जब सैम्पल बेसिस पे किया लेस दैन 100% तो आपको पता चला एररनेस कंक्लूजन पे आप आ गए। ओके इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपने सोचा कि कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, सैम्पलिंग बेस पे आपका कंक्लूजन आया लेकिन एक्चुअली में कंट्रोल इफेक्टिव है, और सैम्पल जो आपने लिया उसमें आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट हुए तो आपने बोला कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जबकि 100% पॉपुलेशन के हिसाब से मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं थे, जो आपको सैम्पल में मिले गलती से उसी में थे, तो आपका कंक्लूजन गलत हो गया। लेकिन जो पहली सिचुएशन है जब आपने सबको ऑल क्लियर कर दिया कि कंपनी काफ़ी कंट्रोल से इफेक्टिव भी है, आपने बोला, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो आपका यहाँ ओपिनियन गलत हो जाता है जिस वजह से यूज़र्स को परेशानी होती है। तो ये क्या है, ये इफ़ेक्ट करता है ऑन योर ओपिनियन। ओके पहला तो ये ओपिनियन पे इफेक्ट कर दिया, दूसरा ये मोर रिस्की है क्योंकि पब्लिक यूज़र्स को इसका परेशानी झेलनी पड़ेगी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद। फिर ये इफ़ेक्टिवनेस, जो ऑडिट का इफ़ेक्टिवनेस है उसको अफेक्ट कर रहा है। और जो सेकंड सिचुएशन है इसमें आपको जब पता चला कि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो आप क्या करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करोगे। तो क्या होगा, नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और एडिशनल वर्क हो जाएगा। उसके बाद में ये एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा, आपका काफ़ी टाइम जाएगा इसमें ना। तो ये था आपका सैम्पलिंग रिस्क। देखो मैं पढ़ लेता हूँ, सेम ही है, सिर्फ आपको लिखना किस तरह है। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव दैन दे एक्चुअली आर। आपने बोला कि कंट्रोल इफेक्टिव है लेकिन एक्चुअली नहीं थे। और इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। मटेरियल मिसस्टेटमेंट थे लेकिन आपने बोला कि नहीं है। द ऑडिटर इज प्राइमरी कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ एररनेस कंक्लूजन। ऑडिटर इसके बाद इस कंक्लूजन के बारे में थोड़ा कंसर्न होता है क्योंकि ये गलत ओपिनियन हो गया और इससे फ़र्क पड़ता है, because it affects the audit effectiveness and is more likely to lead to an inappropriate audit opinion। तो यहाँ पे उसका ओपिनियन गलत हो चुका है। फिर सेकंड इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या हो रहा है, एक कंट्रोल्स आपने बोला कि लेस इफेक्टिव है लेकिन एक्चुअली वो इफेक्टिव थे, और आपने बोला टेस्ट ऑफ डिटेल में कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं जबकि वो इनफैक्ट नहीं करते थे, डज नॉट एग्जिस्ट। दिस टाइप ऑफ एररनेस कंक्लूजन अफेक्ट ऑडिट एफिशिएंसी एज इट वुड यूजुअली लीड्स टू एडिशनल वर्क टू एस्टैब्लिश दैट इनिशियल कंक्लूजन वेयर इनकरेक्ट। ओके तो इसमें आपका ओपिनियन या कंक्लूजन नहीं चुका लेकिन एडिशनल वर्क करना पड़ गया सैम्पल के बेसिस पे, यहाँ पे आपका ओपिनियन ही गलत हो गया। फिर हम सेकंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट का उस पर आते हैं कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है। ये काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब थोड़े स्टैटिक्स अप्लाई किया होगे। स्टैटिक्स मतलब क्या, मैथ्स मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी। तो द यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेल्युएट सैम्पल रिजल्ट इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। फिर रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम, इसमें आइटम को रैंडमली सिलेक्ट किया है, प्रोबेबिलिटी को थ्योरी को यूज़ किया है लेकिन, ठीक है। फिर ये मोर साइंटिफिक मेथड है क्योंकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ किया गया है। उसके बाद में इसका वाइड एप्लीकेशन किया गया है, उस पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है जिसमें नंबर ऑफ सिमिलर आइटम ज़्यादा होते हैं।
फिर नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ये इसका अपोजिट है, मतलब क्या इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होता, दूसरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ नहीं करते, तो डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम सिलेक्शन एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज कंसिडर्ड एज नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ये मेथड में क्या होता है कि जो सैम्पल साइज है and its composition are determined on the basis of personal experience and knowledge of the auditor. ऑडिटर के पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से वो सैम्पल साइज डिसाइड करता है। कभी कभी देखो ऑडिटर बोलते हैं, बड़ी कंपनी है तो वो बोलता है किसी के 10,000 के ऊपर वाले अमाउंट को सिलेक्ट कर लो, और छोटी कंपनी है तो 1,000 रुपये भी उसके लिए मैटर करता है, 1,000 रुपये का ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे वो उसका सैम्पल पर्सनल जजमेंट पे लेता है, नॉलेज और एक्सपीरियंस पे लेता है। This method, because of its simplicity in operation, was in common application for many years. काफ़ी साल यूज़ हुआ है क्योंकि सिंप्लिसिटी मेथड थी। तो हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि टॉलरेबल एरर्स मिसस्टेटमेंट क्या होते हैं, इस पर शॉर्ट नोट दो, या फिर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, दोनों चीज़ें, मिसस्टेटमेंट क्या होते हैं और डेविएशन क्या होते हैं। तो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या कि ऑडिटर, अभी ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा 0% मिसस्टेटमेंट आपको मिलेंगे, तो कितना टॉलरेट करता है, कितने मिसस्टेटमेंट होने के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ट्रू एंड फेयर बोल सकते हो क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो वो हो गया टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। द मॉनेटरी अमाउंट, यहाँ पे मॉनेटरी अमाउंट की बात कर रहा है, सेट बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑडिटर सीक टू ऑब्टेन एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एश्योरेंस that the monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement in the population। एक ऑडिटर ने मॉनेटरी अमाउंट सेट किया था, है ना, कि अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एश्योरेंस उसको ऑब्टेन करना है, कि जो मॉनेटरी लेवल उसने सेट किया है, जैसे मैंने किया कि ठीक है भाई 1,00,000 रुपये तक के मिसस्टेटमेंट, मतलब जो छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट होते हैं वो लाख रुपये तक रहेंगे, ये हमने एस्टिमेट किया, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने मॉनेटरी अमाउंट सेट की है, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट उससे ज़्यादा है या नहीं है, ये मुझे एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, तो ये टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट हुआ मेरे लिए, जो मैं अमाउंट सेट कर रहा हूँ। फिर व्हेन डिजाइनिंग अ सैम्पल द ऑडिटर डिटरमाइन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इन ऑर्डर टू एड्रेस द रिस्क। ये मैं टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्यों सेट कर रहा हूँ, ताकि मुझे रिस्क जो है वो मैं एड्रेस कर पाऊँ। दैट द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल इमटेरियल मिसस्टेटमेंट, छोटे छोटे इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसका जो टोटल अमाउंट अगर मैं करूँगा कि ऐसे 10 ट्रांजेक्शन है जिसमें एरर है, तो वो मे कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियल मिसस्टेटेड। अगर उसका टोटल 1,00,000 रुपये से ऊपर जाता है तो मटेरियल मिसस्टेट कर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एंड प्रोवाइड अ मार्जिन ऑफ पॉसिबल अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो वो जो छोटे छोटे इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो क्या है, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट रह जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को सेट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बोल के याद आ रहा होगा, तो वो इसी का टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट उसी का पार्ट है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी as defined by SA 320 to a particular sampling procedure. Tolerable misstatement may be the same amount or an amount lower than performance materiality। अभी हमने खत्म कर दिया क्या था, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। तो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या होता है कि रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। अब वहाँ पे अमाउंट था तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के रिलेट हो जाता है, ये आपको कंट्रोल में टेस्ट ऑफ डेटा रिलेटेड हो गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिलेटेड, ऐसे आप याद रख सकते हो। द रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर सेट बाय द ऑडिटर in respect of which the auditor seek to obtain an appropriate level of assurance that the rate of deviation set by the auditor is not exceeded by the actual rate of deviation in the population। तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ये भी छोड़ रहा हूँ कि पास्ट एग्जाम में कभी नहीं आया है, ये पास्ट एग्जाम में आप देख सकते हो 2-3 बहुत बार आया है, तो हम इसको कवर करते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, या वो क्या बोलेगा कि आपके ऑडिट असाइनमेंट आपको जो मिला है तो आपको ऑडिट असिस्टेंट को बताना है कि किस तरह सैंपल आपको चूज़ करने हैं पॉपुलेशन में से। तो आपको क्या पूछा है उसने, बेसिकली मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल। तो इसके कितने मेथड हैं, देखो आपको हेडिंग ज़्यादा अच्छे से याद रखना है और उसको सिर्फ थोड़ा सा रिलेट कर देना कीवर्ड के साथ। रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, हपजार सैम्पलिंग, ब्लॉक सिलेक्शन। मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो
एक मिनट में कैमरा थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ओके, एक्चुअली आप सिर्फ सुन लेना, आपके कोई भी बुक में से आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से देखते देखते आप पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। अपने कैमरे को, हाँ वीडियो को आप, हाँ स्क्रीन नीचे कर देना ताकि आपको वीडियो ना देखना पड़े, बस सुनते रहना, तो भी आपका रिवीजन चलता रहेगा, एटलीस्ट आइडिया आ जाएगी, फिर आप पढ़ो। रैंडम सिलेक्शन, तो रैंडम सिलेक्शन तो मैंने आपको पहले बोला कि ये दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इंश्योर दैट ऑल आइटम विद इन अ पॉपुलेशन स्टैंड एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में भी यूज़ करते हैं कि एक पॉपुलेशन है, उसमें से आप किसी को भी मन से उठा रहे हो, मतलब कुछ नहीं, कोई आप आपका जहाँ आँख बन गई, हाथ डाला, जो सैंपल मिल गया वो मिल गया, है ना। तो वे उस टाइप का रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन एंश्योर दैट ऑल आइटम विद इन द पॉपुलेशन स्टैंड एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन बाय द यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स और रैंडम नंबर जनरेटर्स। तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हो या रैंडम नंबर टेबल यूज़ करके आप इसको सैंपल को चूज़ कर रहे हो। द सैम्पलिंग यूनिट कुड बी फिजिकल आइटम सच एज सेल इनवॉइस और मॉनेटरी यूनिट, तो आपको आइडिया बैठ गया होगा। सिस्टमैटिक सिलेक्शन, the number of sampling unit in population is divided by the sample size to give a sampling interval. For example, अब इसका बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, सिस्टमैटिक से जाना है, हर 50th सैंपल को उठा लो, ऐसा उन्होंने एग्जांपल दिया है। तो पहला मैंने सैंपल लिया, उसके बाद जो 50th सैम्पलिंग यूनिट है वो उसका सेकंड हो गया, फिर उसके बाद का जो 50th है वो मेरा थर्ड सैंपल हो गया। तो ऐसे सिस्टमैटिक सिलेक्शन से जाना है। फिर मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग क्या होता है कि it is a type of value weighted selection in which sample size, selection, evaluation result in a conclusive in the monetary amounts। किसमें, जो भी आप एक वैल्यू वेटेड टाइप ऑफ, ये वैल्यू वेटेड है, मतलब आपका जो सैम्पल साइज रहेगा या उस पर जो सिलेक्शन रहेगा या उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो एक मॉनेटरी अमाउंट रहेगा, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग हुआ, ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं कि इनवॉइस उठा लिया रैंडमली या कुछ और टाइप से आपने कुछ और चीज़, कोई और ट्रांजेक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, वैसे नहीं है, या मंथ सेलेक्ट कर लिया, वो भी नहीं। इसमें कंपलसरी मॉनेटरी अमाउंट सेलेक्ट होनी चाहिए। हजार्ड सैम्पलिंग सिलेक्शन, सैम्पल्स आर सिलेक्टेड विदाउट द फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर टेक्निक। हजार्ड मतलब क्या, ये नाम से ही लगता है कुछ तो अटपटा है, मतलब क्या, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं यूज़ करते। तो ऑडिटर उस, इसमें ऑडिटर अवॉइड कर रहा है प्रेडिक्टेबिलिटी, ऑडिटर को भी नहीं पता क्या आएगा, ओके, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है और ये अप्रोप्रिएट भी नहीं है उस, जब आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ करते हो, क्योंकि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है ना। तो हजार्ड क्या है, अनस्ट्रक्चर है, तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जब होता है तब हजार्ड सिलेक्शन नहीं यूज़ हो सकता, ब्लॉक सिलेक्शन। अब इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग ब्लॉक बनाते हैं, ओके, और उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले सैंपल्स हर ब्लॉक के होते हैं, हर ब्लॉक में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सैंपल होते हैं। तो इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ contagious item from within the population. Block selection cannot only be used in audit sampling because most population are structured such that items in a sequence can be expected to have similar characteristics। ये क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकली यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मली आइटम सिमिलर नेचर के होते हैं, है ना, तो उनको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, तो ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, बट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम आइटम एल्सवेयर इन द पॉपुलेशन। तो ये हुआ ब्लॉक सिलेक्शन वाला। और हम जाते हैं प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ सैम्पल्स, ओके। तो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ द सैम्पल, वहाँ पे क्या था, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ अ सैम्पल, आप किससे ज़रा डिज़ाइन करोगे। तो बेसिकली इसमें क्या बोला है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में बहुत सारा बोला है, जैसे थोड़ा फर्स्ट पैराला है मैं वो बता देता हूँ। ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग डील विद द ऑडिटर यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो ऑडिट सैम्पलिंग 530 क्या बोलता है, स्टैटिस्टिकल के बारे में बात करता है और नॉन स्टैटिस्टिकल के बारे में बात करता है। डिज़ाइन एंड सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल, तो इसके बारे में 530 बात कर रहा है। और उस सैंपल का इवेल्यूएट करो रिजल्ट। तो इन दोनों मेथड में क्या होता है कि आप जब स्टैटिस्टिकल
सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो तो इसमें रैंडम सिलेक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करते हैं, उसके बाद में साइंटिफिक मेथड है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रहा है, वाइड एप्लीकेशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम होते हैं। फिर स्ट्रैटिकल सैम्पलिंग, ऑडिटर में ऑल्सो अप्लाई स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रैटा। ईच ऑफ विच इज़ अ ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग यूनिट विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टैटिकल सैम्पलिंग में और क्या कर सकते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं कि जो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉपुलेशन है उसको अलग अलग कर दिया तो उसको सब पॉपुलेशन या स्ट्रैटा बोला गया, तो वो हो गया स्ट्रैटिफिकेशन मेथड भी। इवैल्यूएशन ऑफ सैम्पलिंग रिजल्ट, अब जो सैम्पलिंग रिजल्ट है उसको कैसे इवेल्यूएट करें, पहले हम क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ अ सैम्पल, तो हम सैम्पल को किस तरह डिज़ाइन करेंगे, क्या दिमाग में रखना है, तो हमें ये मेथड अप्लाई करनी है और उसको इवेल्यूएट कैसे करेंगे सैम्पलिंग रिजल्ट को, तो मेथड और उसका जो रिजल्ट आएगा इसके बेसिस पे हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे ना सैम्पल को। इवेल्यूएशन ऑफ सैम्पलिंग रिजल्ट, SF 530, audit sampling requires the auditor to evaluate the result of sample and determine whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested। तो क्या बोल रहा है कि उसको सैंपल का हमने ऑडिट सैम्पलिंग कर ली, उसका रिजल्ट देखेंगे सैंपल का जो ऑडिट किया उसके बेसिस पे क्या करेंगे, तो यूज़ ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज़ प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस। आप सैम्पलिंग कर लिया, उसका ऑडिट कर लिया, उसका जो रिजल्ट आया वो हमें रीजनेबल बेसिस दे रहा है क्या, फॉर ड्राइंग द कंक्लूजन, जो हमने सैंपल को टेस्ट किया था। मतलब वो सैंपल जिस पॉपुलेशन में था वो सैंपल को ऑडिट करने के बाद क्या वो हमें रीजनेबल बेसिस दे रहा है कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। यह हमारा हुआ इवैल्यूएशन ऑफ सैम्पलिंग रिजल्ट का फर्स्ट पॉइंट। इफ़ एनी एरर और मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, ऑडिटर शाल इन्वेस्टिगेट इट्स नेचर एंड कॉज। अगर एरर आपको मिल रहा है या मिसस्टेटमेंट मिल रहा है तो उसका कॉज क्या है या उसका नेचर क्या है, ऑडिटर को देखना पड़ेगा और उसका पॉसिबल इफेक्ट देखना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑन अदर एरियाज ऑफ द ऑडिट। In analyzing the deviation and misstatement identified, the auditor would also need to consider the qualitative aspect of the misstatement identified by him। अब जो मिसस्टेटमेंट दिया है उसका नेचर हमने देख लिया, उसके बाद में उसका कॉज दिखा, उसके बाद देखा कि उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या होता है ऑडिट प्रोसीजर पे या अदर ऑडिट पे। उसके बाद में हमने देखा कि जितना डेविएशन आ रहा है, डेविएशन मतलब कि डिफरेंस एंड मिसस्टेटमेंट जो दिख रहा है हमें वो क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट, मतलब जो मिसस्टेटमेंट मिला है तो उसका हम देख रहे हैं कि ओवरऑल उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऑडिट पे। ओके, सो यहाँ पे ये हुआ प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ सैंपल एंड इट्स इवैल्यूएशन। ओके, सो हमारा 5:30 खत्म होता है।